डियर स्टूडेंट्स, आज आपको एंजाइम में उस दिन इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको मेटाबॉलिज्म का रिलेशन बताए थे एंजाइम के साथ। आपको हमने बताया था कि कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकता, यानी एंजाइम ही वो की मॉलिक्यूल है जिसके कारण मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है। चाहे मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिक रिएक्शन हो चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन हो। आपने देखा था कि वायरस, वायरवाइड्स, प्रियोन्स, ये तीनों में एंजाइम नहीं होता। ये तीनों अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए होस्ट के एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है। ओके, इसलिए ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में कंप्लीटली कंसीडर्ड नहीं होता। इन तीनों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसको बोलते हैं प्रोटोबायोटिक। हमने बताया था कि जो एंजाइम है, एंजाइम टर्म दिया था पुणे, ठीक है, और एंजाइम का खोज किया था बचनर, BUCHNER। और हमने बोला था बट एंजाइम को फर्स्ट एंजाइम को रिपोर्ट जो किया था उसका नाम था पास्चर, जाइनेज के रूप में, विच इज द कॉज ऑफ alcoholic fermentation, and this enzyme is actually released by yeast, unicellular fungus। फिर मैंने ये भी बताया था कि समर नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसने ये बोला, ठीक है। उसने सबसे पहले यूरिएज एंजाइम का खोज किया था, उसको क्रिस्टलाइज आउट किया और बोला कि देखिए क्रिस्टलाइज करके, क्रिस्टल आउट करके मैं ये बता रहा हूं कि इसका जो नेचर है वो एंजाइमेटिक है, ठीक है। और एंजाइम का नाम क्या था? यूरिएज। बाद में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था नॉर्थरॉप। ये नॉर्थरॉप ने क्या किया, उसने ट्रिप्सिन, ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम को खोजा और उसने और अच्छे से मोहर लगा दिया कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये सब हमने बताया। फिर मैंने आपको बाद में ये भी बताया कि जो एंजाइम होता है ना, उसके 5-6 नेचर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करवा रहे। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट व्हिच catalyze the all types of biochemical reactions। okay? दूसरा हमने बताया था कि enzymes are very specific to their functions, to their action। A particular enzyme only catalyze a particular substrate, not on all, ठीक है। जैसे अगर माल्टेज है तो माल्टोज पे ही काम करेगा, सुक्रोज पे काम नहीं करेगा। फिर मैंने बताया था कि हर एंजाइम का अपना एक स्पेशल साइट होता है, 3 डायमेंशनल साइट होता है, ठीक है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि एंजाइम्स आर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसमें 3 डायमेंशनल साइट जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। ये एक्टिव साइट एक पॉकेट के रूप में रहता है, वो एक ऐसा पॉकेट रहता है, ऐसा एक सॉकेट रहता है जिसमें सबस्ट्रेट फिट बैठता है। अगर उसमें सबस्ट्रेट फिट ना बैठे तो उस पर एक्शन नहीं होगा, किसका? उस एंजाइम का। ओके, इसलिए एंजाइम एक्टिव साइट के कारण ही एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर फंक्शन। फिर मैंने ये भी बताया था कि एंजाइम्स ऑलवेज एक्ट अपॉन ए पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, ए पार्टिकुलर पीएच कंडीशन, ठीक है। उसके लिए बहुत जरूरी है तो पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर, पार्टिकुलर रेंज ऑफ पीएच पे ही काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फिर बताए थे कि एंजाइम नेवर, ठीक है, एग्जॉस्ट, नेवर यूज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होता, कभी भी यूज्ड अप नहीं होता। ये सिर्फ एक सरफेस प्रोवाइड करता है, इसलिए एंजाइम का एक्शन सरफेस फेनोमेना होता है, ये हमने बताया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात बताई थी कि एंजाइम किसी रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है, एंजाइम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करवाता है बाय द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इस पे अभी हम फोकस करेंगे आज के लेक्चर में, क्लियर है। ये 5 चीजें हमने बता के आपको पिछले क्लास में मेटाबॉलिज्म और एंजाइम, इनका रिलेशन, इनका साइंटिफिक बैकग्राउंड, ये सब हमने बताया था। देखिए, हम साइंटिफिक बैकग्राउंड बता चुके हैं, हम आपको 5 मेन कैरेक्टर भी बता चुके हैं, ठीक है।
कहता है हम चलते हैं कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी के पास। देखिए ग्राफ है, यहाँ पे एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इधर हमने लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, और इस एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा है सबस्ट्रेट, ये ग्राफ हमें बताता है, ठीक है, कि विदाउट ये विद इंजाइम, पहले तो ये देखिए कि विदाउट इंजाइम, अगर विदाउट इंजाइम देखिए हमारा प्रोग्रेशन कितना, मतलब ट्रांजिशन स्टेट कितना बाद में जाकर ट्रांजिशन स्टेट आता है, ठीक है, उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी कितना चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। लेकिन विद इंजाइम ये देखिए इसका प्रोजेक्शन मात्र यहाँ तक जाता है, ठीक है, यानी कि विद इंजाइम, ठीक है, ये जो एनर्जी है ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और ये आपका क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी ये देखिए कम हो गया, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी देखिए कितना कम हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। तो कहता है ये जो है, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का जो कंसेप्ट है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी का, ये देखिए विदाउट इंजाइम ये है और विद इंजाइम ये है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने वाला, ठीक है, कौन है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने वाला कौन है, इंजाइम, यानी इंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, और उसको इसको आप एक्टिवेशन एनर्जी बोलिए, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ये भी आपका है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है कौन, इंजाइम, और रिएक्शन को क्या करता है, स्टार्ट करवाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि अगर सबस्ट्रेट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, ठीक है, यानी सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट रह गया उसी रूप में, ठीक है, तो कहता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि वहां से एनर्जी निकलेगा, ठीक है, यानी कि सबस्ट्रेट जितना कन्वर्ट हुआ है प्रोडक्ट में उसमें एनर्जी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है सबस्ट्रेट से, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट बना है, टूट के प्रोडक्ट बना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनने वाला काम है, बनने वाला यानी कि बनने का मतलब क्या, कोई चीज फॉर्म हुआ है, एनाबॉलिक प्रोसेस हुआ है, वहां पे एनर्जी गेन हुआ है, ठीक है। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, इंडरगोनिक, क्या होता है, इंडरगोनिक, और जो ये क्या बोलते हैं, जो टूटने वाला प्रोसेस है वो क्या होता है, एक्सरगोनिक, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना है, यानी कि प्रोडक्ट में आया है, तो कहता है ये क्या है, एक्सरगोनिक, और कहता है ये प्रोडक्ट ज्यादा है, ठीक है, ये क्या है, मतलब सबस्ट्रेट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा, यानी सबस्ट्रेट कम है, प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब इसमें बनने का प्रोसेस ज्यादा हुआ है, इंडरगोनिक, यानी कि इंडोथर्मिक, और ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्लियर है पॉइंट। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी का, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के को लो करवा के ही कोई एंजाइम अपना क्या करता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो ये जो 5-6 पॉइंट हैं ये आपको बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। अब आप आइए, कहता है रीनेट टैबलेट। अब देखिए कुछ एंजाइम के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट है। आइए रीनेट टैबलेट, ये रीनेट टैबलेट क्या है, कहता है रीनेट टैबलेट, ठीक है, बछड़े के स्टोमेक से निकाला जाता है, ये बछड़े के स्टोमेक से रेनिन एंजाइम निकाला जाता है, और ये जो रेनिन एंजाइम होता है इससे बनाया जाता है आर्टिफिशियली रीनेट टैबलेट, क्लियर है पॉइंट। ये जो दूध होता है, दूध के द्वारा चीज को बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क का। आपको पता होगा RENNIN, रेनिन is an enzyme, ठीक है, which is produced by पेप्टिक सेल और चीफ सेल और जाइगोजन सेल, ठीक है। तो कहता है ये मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल में ज्यादा पाया जाता है, उनके बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। तो जो बछड़े होते हैं उनमें ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आर्टिफिशियली उसको निकाल के एक टेबलेट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं रीनेट टेबलेट। उसको यूज किया जाता है, किस में यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, ठीक है, चीज बनाने में, क्लियर है पॉइंट। तो रीनेट टैबलेट, इसका यूज आप जान गए, ठीक है, रीनेट टैबलेट। अब देखिए एक है आपका इंडो एंजाइम्स या इंट्रासेलुलर, एक है एक्सो एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जो एंजाइम है, लाइसोसोम के अंदर में जो एंजाइम है, ठीक है, या मान लो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो एंजाइम है, या मान लो
पेरोक्सिसोम के अंदर में जो एंजाइम है, यानी कि सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो एंजाइम है, चाहे वो साइटोप्लाज्म में हो, चाहे वो किसी सेल ऑर्गेनेल के अंदर हो, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो, किसी के अंदर वो एंजाइम हो, दैट इज कॉल्ड इंडो एंजाइम और इंट्रासेलुलर एंजाइम। ये एंजाइम 70% पार्ट होता है और 30% पार्ट जो होता है वो होता है एक्सो एंजाइम। एक्सो एंजाइम का मतलब होता है वैसा एंजाइम जो एक्सो एंजाइम का मतलब होता है वैसा एंजाइम जो सेल से बाहर एक्शन करता हो, सेल के बाहर सेक्रेट करता हो, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल प्रोटीएज, ठीक है, डिओडनम में काम करता है, लाइपेज डिओडनम में काम करता है, सेलेब्री एमाइलेज माउथ में काम करता है, ठीक है, सुक्रेज, एमाइलेज, ठीक है, लैक्टेज, ये सब आपको डिओडनम में ही काम करता है। तो जितने डाइजेस्टिव जूस वाले एंजाइम हैं, यानी कि जो वाटर के हेल्प से अपना एक्शन करते हैं, जितने भी हैं वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सो एंजाइम। क्लियर है पॉइंट? उसको क्या बोलेंगे, एक्सो एंजाइम। और जो सेल के अंदर ही मतलब काम करते हैं, किसी सेल ऑर्गेनल के अंदर रह के ही काम करते हैं, उनको बोलते हैं इंडो एंजाइम या इंट्रासेलुलर एंजाइम। जो बाहर काम करते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है, और इंडो एंजाइम, ये सॉरी एक्सो एंजाइम। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब आइए, अब अगर बात करते हैं तो कहता है कि डिफरेंस बिटवीन बायोकैटलिस्ट एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, ये दोनों में डिफरेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि ये जो बायोकैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट जो है ये बायोकैटलिस्ट क्या है, तो कहता है बायोकैटलिस्ट एक ऐसा प्रोसेस है, बायोकैटलिस्ट एक ऐसा मतलब ये कंपाउंड है जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और जो ठीक है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो मेटल आयन भी हो सकता है, वो कोई एलिमेंट भी हो सकता है, जैसे ठीक है निकेल, पैलिडियम, प्लेटिनम, आयरन, ये सब हो सकता है, ठीक है। ये कैटलिस्ट का काम कर सकता है, बट कहता है ठीक है ये कैटलिस्ट का काम करेगा, बट जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होगा, जिसको ये जो बायोकैटलिस्ट होगा यानी जो एंजाइम होगा, वो ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर होगा, वो ऑर्गेनिक ही होता है नेचर में। क्लियर है पॉइंट? वो कैसा होता है नेचर में? ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। यानी कि एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट मे बी एलिमेंट, मे बी कंपाउंड, ठीक है, कोई मिश्र धातु, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए दूसरा, कहता है ये जो बायोकैटलिस्ट है ये हमेशा लिविंग बॉडी में होता है और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कभी भी लिविंग बॉडी में नहीं होता। फिर कहता है ये जो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है यानी बायोकैटलिस्ट है, ठीक है, यानी जो एंजाइम है ये स्पेसिफिक इन फंक्शन होता है। एक एंजाइम किसी पार्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करेगा, जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट किसी पे भी काम कर सकता है, उसका रेंज ज्यादा होता है। एक अगर निकेल है, एक प्लेटिनम है, ये अगर कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है तो ये नंबर ऑफ रिएक्शन में काम आ सकता है। ये नहीं है कि एक ही रिएक्शन में काम आएगा, दो ही रिएक्शन में काम आएगा, ये बहुत सारे रिएक्शन में काम आ सकता है। बट एंजाइम पार्टिकुलर होता है। अगर माल्टेज एंजाइम है तो माल्टोज को बदलेगा, प्रोटीएज है तो प्रोटीन को ही मतलब तोड़ेगा, ठीक है, पेप्सिन है तो प्रोटीन पे ही काम करेगा, रेनिन है तो प्रोटीन पे ही काम करेगा। क्लियर है? अलग अलग ढंग के प्रोटीन पे काम करेगा, तो ये स्पेसिफिक होता है। फिर कहता है जो एंजाइम है या जिसको आप बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, ये मोर इफिशिएंट है, ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, ठीक है। कहता है ये एक पार्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को करता है, उसका लिविंग बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, किसका? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको दिमाग में रखना है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये आपको रखना है दिमाग में, ठीक है। अब देखिए, अभी मैंने जब बैकग्राउंड बता रहे थे पिछले क्लास का, तो मैंने बताया था कि ये जो बैकग्राउंड जब बता रहे थे तो पिछले क्लास का बैकग्राउंड हमने बताया था कि कोई भी एंजाइम है
उसको एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए। 25 से 37 डिग्री 38 डिग्री बेस्ट रेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। और एक पीएच होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच। तो ध्यान दीजिए, कहता है कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया एक ऐसा ग्रुप है जो हॉट स्प्रिंग में भी पाया जाता है, ठीक है? एसिडिक कंडीशन में भी, हाई एसिडिक कंडीशन में भी पाया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। यानी थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 100 डिग्री 80 डिग्री 100 डिग्री हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब उसके अंदर जो एंजाइम है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम नहीं करता, वो एक्सेप्शनली हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर पे भी काम करता और लो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे भी काम करता। क्लियर है पॉइंट? उसी तरह जो पीएच कंडीशन है वो भी कोई मतलब 99% एंजाइम के लिए पीएच कंडीशन का रेंज फिक्स होता है। जैसे अगर आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है, पेप्सिन है, रेनिन है, तो उसको काम करने के लिए 1.6 से 2 ही चाहिए, ठीक है? लेकिन 1.6 से 2 ही चाहिए, लेकिन कहता कुछ ऐसे होते हैं आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में भी सर्वाइव करते हैं, यानी कि उनका एंजाइम ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच से अलग भी जाके काम कर सकता है। क्लियर है? तो बताइए, कहता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म या थर्मो एसिडोफिलिक जो बैक्टीरिया होगा, ठीक है? और ये बैक्टीरिया का ग्रुप क्या कहलाता है? बोलिए, ये कहलाता है आर्की बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है? तो ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, ये एक्सेप्शन होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज का, ऑप्टिमम पीएच रेंज का। क्लियर है? अब देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, इसको समझना है, ठीक है? एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म इसको समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कोई भी एंजाइम है, ठीक है? ध्यान दीजिए, कोई भी एंजाइम है तो ये एंजाइम जो है इसका एक रेंज होता है काम करने का, ठीक है? तो जो रेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कहता है कि आपने पढ़ा एंजाइम पे डिपेंड किया, आपने पढ़ा टेम्परेचर पे डिपेंड किया, सॉरी पीएच पे डिपेंड किया, आपने पढ़ा टेम्परेचर पे डिपेंड किया। टेम्परेचर जिस पे वो रेंज रहता है टेम्परेचर का उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है? जो पीएच का रेंज होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। उसके अलावा तीसरा भी होता है जो होता है सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी एंजाइम के एक्शन को निर्धारित करता है, यानी कि एंजाइम के एक्शन को जो बताएगा वो सबस्ट्रेट भी बताएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आप देखिए, आपने क्या पढ़ा था? एंजाइम के अंदर, एंजाइम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं उसको? एक्टिव साइट। उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ये जो एक्टिव साइट होता है, ठीक है, ये जो एक्टिव साइट होता है ये पॉकेट की तरह होता है, एक क्रेविसेस की तरह होता है, ठीक है? उसके अंदर जो फिट बैठेगा वही उसी पे वो काम करेगा। तो पहले देखिए, एक एंजाइम है, ठीक है? डायग्राम से देख लीजिए, जैसे ये एंजाइम है, ध्यान दीजिए, ये एंजाइम है, ओके? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो खाली जगह देख रहे हैं, ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। ये जो हमारा है वो है एक्टिव साइट। ये क्या है? एक्टिव साइट। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये प्लस ये देखिए सबस्ट्रेट, ये क्या है? सबस्ट्रेट, ठीक है? ये हमारा एंजाइम, ये है सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट का साइज इसके बराबर होना चाहिए। तो बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, छोटा बड़ा थोड़ा सा हो जाए, आप समझने के लिए समझ जाएंगे खुद से। ये देखिए, ये हम इसको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये इसको आप पहले से लाइन कर दीजिए। तो बताइए ये क्या हो गया?
इंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या होता है, यानी कि ये इंजाइम, ठीक है, ये इंजाइम अलग हो गया, प्लस ये देखिए सबस्ट्रेट ऐसे दिखाइए, ठीक है, प्लस ऐसे दिखाइए, ठीक है, ये S1 ये S2, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे इंजाइम क्या हो गया, फ्री हो गया। अब बताइए ये हमारा क्या था, इंजाइम, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इसके एक्टिव साइट में फिट बैठ गया, ये सबस्ट्रेट का कंस्टिट्यूएंट चेंज हुआ, इस सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर हुआ वो चेंज हुआ, और फिर इंजाइम इसके जो इसका टारगेट था वो क्या था, सबस्ट्रेट को चेंज करना, और सबस्ट्रेट को चेंज करके इंजाइम जैसा था वैसा अलग हो गया। इंजाइम 1% भी एग्जॉस्ट नहीं हुआ, इंजाइम 1% भी यूज नहीं हुआ, और वो अलग हो गया। और देखिए प्रोडक्ट क्या हुआ, दो प्रोडक्ट में बदल गया, S1 S2, दो प्रोडक्ट में बदल गया, यानी कि सबस्ट्रेट ही हमारा बदल गया, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, लेकिन ये सबस्ट्रेट जो था वो दो पार्ट में बदल गया। अगर इसको आप मानते हैं माल्टेज, क्या मानते हैं, माल्टेज, इसको मानते हैं माल्टोज, ठीक है, तो ये क्या है, माल्टेज माल्टोज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर ये क्या है, हमारा माल्टेज क्या हुआ, अलग हो गया, माल्टेज अलग हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्लियर हो गया। यानी कि इंजाइम, इंजाइम के एक्टिव साइट पे क्या आया, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का नाम क्या है, माल्टोज, इंजाइम का नाम क्या है, माल्टेज, तो माल्टेज के एक्टिव साइट पे माल्टोज आया, बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्या बना, माल्टेज माल्टोज कॉम्प्लेक्स। अब माल्टेज ने अपना सरफेस दिया कैटलाइज करने के लिए, तो बताइए माल्टोज क्या हुआ, दो पार्ट में टूट गया, कौन कौन, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, दोनों में टूट गया, और ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट गया, ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज दो प्रोडक्ट हो गया, इंजाइम अलग हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहां पे किया क्या करता है, इसका मतलब यह है कि माल्टेज ने अपने एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट को लेने के बाद सबस्ट्रेट के इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ा, कुछ नया बॉन्ड बनाया, तो ये रीअरेंजमेंट प्रोसेस किया, ठीक है। और ये तभी किया जब सबस्ट्रेट उसके एक्टिव साइट में क्या हुआ, फिट बैठ गया, क्लियर है। बार बार इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं कि आगे आपको एक्शन मैकेनिज्म है वो इसी पे काम आएगा, ठीक है। तो कहता है सबस्ट्रेट के इंटरनल स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग पैटर्न में चेंज आता है, और तब जाके सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, तब जाके सबस्ट्रेट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बेंडिंग पैटर्न में चेंज आता है, बेंडिंग पैटर्न में जब तक चेंज नहीं आएगा सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और याद रखिए कोई भी इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने वो ट्रांजिशन स्टेज होता है, क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। शुरू में सबस्ट्रेट, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म यानी कि ट्रांजिशन स्टेज, और लास्ट में प्रोडक्ट स्टेज। तो ये बता दें कि जो ट्रांजिशन स्टेज होता है, जो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है, वो हमेशा क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि उसको चेंज होके लास्ट में जाके स्टेबल बनना है, जो प्रोडक्ट के रूप में स्टेबिलिटी शो करेगा। यानी कि सिर्फ प्रोडक्ट ही स्टेबल होता है, लास्ट प्रोडक्ट ना तो सबस्ट्रेट स्टेबल होता है, और ट्रांजिशन प्रोडक्ट तो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये है, यानी कि इंजाइम सबस्ट्रेट का जुड़ने का मैकेनिज्म ये है, बनने का मैकेनिज्म ये है। अब कहता है यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, Vmax और Km वैल्यू, ये आपको पूछेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, कहता है कि कोई इंजाइम है, उसका जो एक्शन है, यानी कि इंजाइम के जो काम करने की जो वेलोसिटी है वो बढ़ता चला जाएगा। इस बात को समझना अच्छे से, इंजाइम के काम करने की जो वेलोसिटी है, इंजाइम के काम करने का जो रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है, कहता है किसके कारण बढ़ता चला जाएगा, सबस्ट्रेट देते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उसका एक लिमिट है। कहता है वो एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे जाएगा, यानी कि सबस्ट्रेट हमने बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एक ऐसा एक पार्टिकुलर ऐसा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है जिसपे एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं उसको, वी मैक्स, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी वाला पॉइंट। तो कहता है कि सबस्ट्रेट का उतना कंसंट्रेशन जिसपे एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ के मैक्सिमम हो जाए, उसको बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं उसको, वी मैक्स। क्लियर है। और जिस कंसंट्रेशन पे वी मैक्स हुआ था, यानी कि जिस कंसंट्रेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी हुई थी, उस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी जितने कंसंट्रेशन पे होता है उसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, माइकलिस कांस्टेंट, Km वैल्यू। ठीक है, तो Km वैल्यू वी मैक्स का क्या होता है, हाफ। क्लियर है। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उतने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे एंजाइम की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, दैट इज कॉल्ड वी मैक्स। ठीक है, और कहता है वी मैक्स यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी आधी वेलोसिटी जितने कंसंट्रेशन पे होती है उसको बोलते हैं माइकलिस कांस्टेंट। क्लियर है पॉइंट, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में, माइकलिस कांस्टेंट। क्लियर। अब आइए, कहता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, कहता है एक है आपका लॉक की हाइपोथेसिस, फीसर नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। एक है आपका इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, कॉसलैंड ने दिया है। तो कहता है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस, यही दोनों हाइपोथेसिस ऐसे हैं जो एंजाइम के एक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कहता है कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक की तरह होता है, एक चाबी की तरह होता है। ठीक है, सॉरी, लॉक की तरह होता है। यानी कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो एक लॉक की तरह होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है वो एक की तरह होता है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जिसका कैटालाइटिक एक्शन होना है एंजाइम के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या सिंपल केमिस्ट्री में आप जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको यहाँ पे आपको बोलना है सबस्ट्रेट। क्लियर है पॉइंट। तो कहता है सबस्ट्रेट कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसका कैटालाइटिक एक्शन होना है, किसके द्वारा कैटालाइटिक एक्शन होना है, तो कहता है एंजाइम के द्वारा। ठीक है, तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो एक लॉक की तरह काम करेगा, और उसमें चाबी की तरह काम कौन करेगा, सबस्ट्रेट। लॉक, कोई भी लॉक सही सलामत तभी रहेगा, सही सलामत तभी काम करेगा आगे के लिए जब उसमें सही चाबी लगाया जाए। अगर गलत चाबी लगाएंगे तो लॉक खराब तो हो ही जाएगा, और उसके बाद अगर उसका ओरिजिनल चाबी भी मिला तो उससे वो ताला नहीं खुलेगा, यानी उस ताले का एक्शन बंद हो जाएगा। यानी एंजाइम का एक्शन बंद हो जाता है कब, जब रोंग चाबी यानी रोंग सबस्ट्रेट से उसको खोलने की कोशिश की जाती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर मॉलिक्यूल। यानी कि कहते हैं जो ओरिजिनल होता है मॉलिक्यूल जिसका कैटालाइटिक एक्शन होना है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, बट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का डुप्लीकेट जिसकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज हो ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ, बट ओरिजिनल सबस्ट्रेट वो ना हो, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। ठीक है, और कहता है इनहिबिटर अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट को रिएक्शन से हटा दे तो उसी इनहिबिटर को बोलते हैं कॉम्पिटिटर, जो हम आगे पढ़ेंगे। हम वो तब पढ़ेंगे जब हमें एंजाइम एक्शन को रोकने का तरीका पढ़ना होगा, यानी एंजाइम इनहिबिशन पढ़ना होगा, तब हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो बताइए एक हाइपोथेसिस एंजाइम एक्शन का क्या है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इन विच एंजाइम एक्ट एज लॉक। ठीक है, एंजाइम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एक्ट एज लॉक एंड सबस्ट्रेट एक्ट एज की। ठीक है, बोथ आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही ताला रहेगा
ये मतलब सही, ये चाबी जो है, ठीक है, ये जो की जो है यानी कि जो सबस्ट्रेट है वो अगर सही होगा तभी ताला खुलेगा। यानी कि ताले का एक्शन, ताले का मेंटेनेंस सही चाबी पे ही डिपेंड करता है, ताले का खुलना सही चाबी पे ही डिपेंड करता है। रॉन्ग चाबी से ताला नहीं खुलेगा। यानी कि इंजाइन का सही एक्शन सबस्ट्रेट पे ही डिपेंड करता है। क्लियर है पॉइंट? दूसरा मैं आपको बता रहा था, ठीक है, ये मैंने बता दिया लॉक एंड की हाइपोथेसिस। अब देखिए इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कॉसलेन ने दिया है। किसने दिया है? कॉसलेन। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस ही एक्सेप्टेबल है। बट जो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी है उसमें क्या कहा जाता है, ठीक है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में ये कहा जाता है कि किसी भी इंजाइम के एक्टिव साइट के पास दो साइट होते हैं एक्चुअल में। एक होता है बटरेसिंग साइट, एक होता है कैटालाइटिक साइट। जो बटरेसिंग साइट होता है वो सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है, सबस्ट्रेट को लाता है। और जो कैटालाइटिक साइट है वो जब देखता है कि सबस्ट्रेट, बटरेसिंग साइट सबस्ट्रेट को इंटरेक्ट कर लिया, तो एक्टिव साइट कैटालाइटिक, मतलब एक्टिव साइट अपने में चेंज लाता है और कैटालाइटिक साइट को एक्टिव कर देता है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यानी कि पहला साइट, एक्टिव साइट के अंदर ही दो साइट है। एक क्या है? बटरेसिंग साइट, जो सबस्ट्रेट को सपोर्ट करता है, सबस्ट्रेट को बाइंड करता है। और जब वो बाइंड कर लेता है तो एक्टिव साइट अपने आप में चेंज करता है, ठीक है, अपने आप में चेंज करता है और कैटालाइटिक साइट को एक्टिव कर देता है सबस्ट्रेट को देखते हुए, ठीक है। और वो तब क्या करता है? सबस्ट्रेट को तोड़ता है या जोड़ता है और एक नया प्रोडक्ट बनाता है। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ठीक है। तो ये दो मैकेनिज्म हैं। पहला मैकेनिज्म कौन था? पहला मैकेनिज्म आपका था लॉक एंड की हाइपोथेसिस गिवन बाय फिशर, एंड दूसरा आपका है इंड्यूस्ड फिट थ्योरी गिवन बाय कॉसलेन। अगर कोई पूछेगा तो ये बताना है। उसमें फिर से मैं बता रहा हूं, उसमें क्या बताना है? उसमें बताना है कि लॉक की तरह काम कौन किया? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। और की तरह काम कौन किया? सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें क्या बताना है? इसमें बताना है किसी भी एंजाइम के एक्टिव साइट में दो साइट होते हैं, एक बटरेसिंग साइट और एक होते हैं कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट का काम है मेन कैटालिटिक एक्शन करना, लेकिन कैटालिटिक एक्शन के लिए, एक्टिव करने के लिए बटरेसिंग साइट का सबस्ट्रेट से जोड़ना क्या है? जरूरी है। ओके, तो ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी हमने खत्म किया। ये लेक्चर 2 था। लेक्चर 3 जो होगा वो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और लेक्चर 3 में आपको ट्रिक्स बताएंगे, टोटल ट्रिक्स बताएंगे। लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ेंगे? इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, टाइप्स ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम को कितने ग्रुप में बांटा गया है, और एंजाइम क्या अपने आप में प्रोटीन का पूरा पार्ट, यानी ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, क्या प्रोटीन का पूरा पार्ट अपने आप में एक्टिव है या उसको दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है। ये 3 बड़े मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। किसमें? तो कहता है लेक्चर वीडियो 3 में। थैंक यू सो मच।